गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। आज आपके लिए बीएसटी की क्लास लेकर हम आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर न्यू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कॉमेंट एंड शेयर एज मोर एज यू कैन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सिंपली टाइप रवि रोशन KR6388। वहाँ भी आपको कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगी। क्लास 11th की 2 प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब और अनअकैडमी, जहाँ आपको वीडियोज़ क्लास अवेलेबल होंगी। इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स के लिए, पीडीएफ क्वेश्चंस के लिए जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर जो आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से टैग है उसे एंटर करना है, तब हम आपको इसका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये क्लास और जानते हैं अपने तीसरे चैप्टर के बारे में। जो हमारा तीसरा चैप्टर था पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। तो पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज में आज हम बात करेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनीज़ की कि सरकारी कंपनियां जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो सरकारी कंपनी वैसी कंपनियों को हम कहेंगे जिनका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत होता है और जिनका रूल्स और रेगुलेशन जो होता है, जिनमें प्रोविजंस जो होते हैं वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत चलाए जाते हैं। दूसरे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वैसी कंपनी है जिनमें 51% एटलीस्ट 51% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, इधर वो सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट की हो, ये हमारे जो हैं गवर्नमेंट कंपनीज कहे जाएंगे। वही बात यहाँ पे डिफिनेशन में लिखी है, देख लीजिए। गवर्नमेंट कंपनीज एस्टेब्लिश्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 and is registered and governed by the provision of the Indian Companies Act. These are established for purely business purpose. ये पूरी तरह से business purpose के लिए established किए जाते हैं and in true spirits complete with companies in the private sector. और पूरी तरह से इनमें और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उनमें पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा होता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the government, central government or any state government और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा और एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के द्वारा संयुक्त रूप से भी अगर हिस्सेदारी है सरकार की, या फिर किसी एक राज्य सरकार के द्वारा, या फिर पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा, किसी भी केस में ये जो है पब्लिक कंपनी कही जाती हैं, गवर्नमेंट कंपनी कही जाती हैं। फ्रॉम द एबव definition it is clear that the government exercise control over the paid up share capital of the company. The shares of the company are purchased in the name of the president. और जो ये कंपनी के जो शेयर खरीदे जाते हैं, चूँकि ये सरकारी कंपनी होते हैं इसलिए इन कंपनी के सारे शेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से खरीदे जाते हैं और उन्हीं के नाम से इनका जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो होता है। आगे मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड में और यहाँ बात करेंगे हम इसके फीचर्स की और मेरिट्स की। तो फीचर्स की अगर हम बात करें गाइज, तो फीचर्स जो है सबसे पहला जो बाकी के प्राइवेट कंपनी से इनको अलग करता है वो है कि इनका निर्माण या इनका एस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत होता है। दूसरा है कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो किसी भी थर्ड पार्टी पे, किसी भी तीसरे पक्ष पे लॉ फाइल कर सकती हैं, ठीक है, किसी भी तरह का मुकदमा दायर कर सकती हैं। थर्ड है द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम से किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है या फिर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है अपने नाम से। फोर्थ है द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। जैसा कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था कि इनके जो मैनेजमेंट होते हैं, इनके जो प्रोविजंस होते हैं वो सारे के सारे कंपनीज एक्ट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा तय किए जाते हैं। फिफ्थ है द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन एज कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम जो होती है किसी कंपनी का या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, ये दो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं किसी कंपनी के, जिनमें वो सारी बातें, ज़रूरी बातें लिखी गई होती हैं जो किसी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो उसमें जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ में एम्प्लॉय को डिप्यूट करने के लिए, उसी आधार पे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का जो है कंपनी में अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट है दिस कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स। यहाँ पे भारतीय कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आती तो हैं, लेकिन इन्हें ऑडिट करवाने के झंझट से और अकाउंटिंग के जो बाकी के फॉर्मेलिटीज़ हैं उन झंझट से इनको आज़ादी मिल जाती है। एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड annual report is presented in the parliament or
स्टेट लेजिस्लेटर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ ऑडिटर तय किए जाते हैं। और दूसरी बात कि इनका जो रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट होता है, वार्षिक स्थिति होती है, वो पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में इनको प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स, इट इज़ एंड अदर प्राइवेट टू रेज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट से अपने शेयर को इशू करके पैसा जो है अपने कैपिटल फंड्स को बढ़ा सकती हैं। मेरिट्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कंपनीज को कई एडवांटेजेस, कई प्रिविलेजेस मिले होते हैं। तो इनके मेरिट्स क्या क्या हैं? पहला है गवर्नमेंट कंपनीज कैन एस्टेब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनी एक्ट के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करके गवर्नमेंट कंपनी जो है एस्टेब्लिश्ड की जा सकती है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। नेक्स्ट है इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार से अलग इसका अपना एक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसीलिए मैंने अभी अभी कहा आपको कि ये अपने नाम से कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, अपने नाम से ये जो भी एसेट्स होते हैं वो एक्वायर करती है। नेक्स्ट है इट एंजॉयज ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन एंड टैक्स एक्शंस अकॉर्डिंग टू द बिजनेस प्रूडेंस। यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट कंपनीज के मामले में क्या होता है कि जनरली सरकार का हस्तक्षेप होता है वहाँ पे, और उनके नियम कायदों के अनुसार, उनके रूल और रेगुलेशन के हिसाब से उनको चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से केंद्र सरकार का होगा या राज्य सरकार का होगा, तो इन लोगों को किसी भी तरह के मतलब इंटरफेरेंस का कहीं कोई सवाल ही नहीं होता। पूरी तरह से ऑटोनॉमी बनी होती है, स्वावलंबी बने होते हैं ये लोग। तो किसी भी तरह के इंटरफेरेंस की कहीं कोई बात नहीं होती, और बिजनेस के जो भी डिसीजंस होते हैं वो बिजनेस के प्रूडेंस के आधार पे ये लोग खुद लेते हैं। नेक्स्ट है दिस कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रिजनेबल प्राइसेस। ये कंपनियां जो होती हैं रिजनेबल प्राइसेस पे, उचित मूल्य पे माल उपलब्ध करवाती हैं, गुड्स अवेलेबल करवाती हैं, एंड एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। और इस तरह से ये अपने मार्केट को कंट्रोल करती हैं, और जितने भी अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस होते हैं उन पे एक तरह का हिंडर लग जाता है, बाधा आ जाती है उनमें। ठीक है, तो किसी भी तरह के गड़बड़ी की कोई संभावना यहाँ पर नहीं होती है। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कंपनीज के जो फर्स्ट लिमिटेशन वो है, सिंस द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनीज द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रिलेवेंस। मतलब कि चूंकि ये गवर्नमेंट जो होती है वही एकमात्र शेयर होल्डर होती है यहाँ, तो कंपनी एक्ट का जो प्रभाव होना चाहिए वो कुछ खासा यहाँ पे नहीं पड़ता है इन पे। दूसरा है इट इवेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी which a company financed by the government should have. It is not answerable directly to the parliament. मतलब कहने को तो यहाँ पे जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो प्रेजेंट की जाती है पार्लियामेंट के सामने, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम देखें तो कुछ खास नहीं होता, बस ये एक फॉर्मेलिटी होती है। तीसरा है द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर भी गवर्नमेंट ही होती हैं, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर, उनका मैनेजमेंट पावर सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथों में होता है। द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड लाइक अदर कंपनीज इज डिफीटेड। तो इस तरह से यहाँ पे बाकी के कंपनियों की तरह से जो इनका रजिस्ट्रेशन होता है उसकी यहाँ पे उस चीज़ पे सवाल खड़े हो जाते हैं, और ये हम कह सकते हैं कि पंगु सा बना रह जाता है। आगे अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, आप इसे देख लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैसे स्टैब्लिशमेंट हुआ। सबसे पहला लाइन जो है वो है कि कौन सा बैंक है भारत का जो सबसे लोकप्रिय बैंक है, किस बैंक के एटीएम सबसे ज़्यादा हैं, किस बैंक का सबसे ज़्यादा बैंकिंग कारोबार है। तो यहाँ पे एसबीआई का नाम आता है। किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, किस तरह से इसमें गवर्नमेंट का रोल रहा है, ये आप देख लेंगे। अगले स्लाइड पे मूव करेंगे हम, यहाँ देखेंगे चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या तब्दीली आई हैं आज़ादी के बाद। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमी ईदर बाय डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन बिजनेस और बाय एक्टिंग एज कैटलिस्ट। मतलब ऐसा माना जाने लगा था कि आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुधार आएगा, जो आमूलचूल परिवर्तन आएंगे, वो या तो डायरेक्टली गवर्नमेंट कंपनीज के बिजनेस में इंटर करने के साथ होंगे, या फिर वो कैटलिस्ट बन के एक बिजनेस को रन करवाएंगी, और इस तरह से हमारी भारतीय व्यवस्था आगे बढ़ेगी। द पब्लिक सेक्टर वुड बिल्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सेक्टर्स of the economy and invest in key areas. The private sector was unwilling to invest in projects which required heavy investment and they had long gestation period. The government then took it upon itself to develop infrastructure facility and provide for goods and services essential for the economy. मतलब अर्थव्यवस्था में उस समय प्राइवेट कंपनी जो थी वो अक्षम थी, वो जो थी ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व करने में, बाकी के चीज़ों में
वो असफल थी, तो इसीलिए यहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ा गवर्नमेंट कंपनी को। गवर्नमेंट कंपनी आगे बढ़कर आई और उन्होंने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी वो मुहैया करवाया गया। जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने थे, एसेंशियल सर्विसेज जो चाहिए हो, वो ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध करवाई गई। और इस तरह से प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो थी सेम इंडस्ट्री में थी, लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी जो थी सेम इंडस्ट्रीज में होते हुए उनका ग्रोथ काफ़ी हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा। दे वेर ऑल्सो हेल्ड अकाउंटेबल फॉर लॉसेस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इफ अ पब्लिक सेक्टर वॉज मेकिंग लॉसेस कंटिन्यूसली, इट वॉज रेफर्ड टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन जो है, यहाँ पे भारत सरकार के किसी भी कंपनी को अगर लगातार घाटा हो रहा है तो वहाँ पे रिपोर्ट करना होता था और फिर शटडाउन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी कि किस तरह से इस कंपनी को वाइंडिंग अप करना है। वेरियस कमिटीज वे आर सेट अप टू स्टडी द वर्किंग ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर। और इस तरह के जो इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर थे उनके अध्ययन के लिए कई समितियां बनाई गई, ठीक है, जिन्होंने इनके रिपोर्ट्स को देखा और उसके बाद फिर अपना फाइनल रिपोर्ट्स दिया इन्होंने। The role of public sector is definitely not what was envisaged in the early 16 और 70s। अगले स्लाइड पे मूव करेंगे और हम अगला पॉइंट जो है यहाँ पे उसको देखेंगे। तो अगला पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि जब आज़ादी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के कैसे होंगे, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियाँ थी वो पीछे आने लगी, लेकिन पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियाँ थी उन्होंने इस चीज़ में काफ़ी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा योगदान रहा उनका। और इस तरह से ये जो है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो काफ़ी प्रोग्रेस्ड हुआ। आगे है अगला हमारा, इससे और क्या क्या फ़ायदे हुए। तो गिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू द कोर सेक्टर विच रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कॉम्प्लेक्स एंड अनअपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। मतलब कोर सेक्टर को एक मूलभूत पूंजी जिसे हम कहते हैं, एक विशाल पूंजी, व्यापक पूंजी की आवश्यकता थी जिसे प्रोवाइड करवाया गया। और इस तरह से हम अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ, बिग और इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ, जैसे स्टील प्लांट्स में, पावर जनरेशन प्लांट्स में, सिविल एविएशन में, रेलवे में, पेट्रोलियम में, स्टेट ट्रेडिंग, कोल कंपनीज में, इन सब चीज़ों में हमने एक लीड रोल इंडियन इकोनॉमी में अदा की। गिव अ लीड इन इन्वेस्टमेंट टू द कोर सेक्टर वेयर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज आर नॉट फंक्शनिंग द डिज़ायर डायरेक्शन। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ जो थी वो जो डिज़ायर डायरेक्शन थे वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनी ने इन चीज़ को आगे बढ़ाया। आगे हमारा रीजनल बैलेंसेस। रीजनल बैलेंस क्या है? द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑल रीजन स्टेट्स। सबसे पहली बात कि किसी भी पूरी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, किसी भी पूरी अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसके हर क्षेत्र को देखें, चाहे वो रूरल एरियाज़ हों, चाहे वो अर्बन एरियाज़ हों। किसी भी एक स्टेट को, किसी भी एक जगह को हम आगे बढ़ा के दूसरे स्टेट को अगर नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी जो है पूरी तरह डेवलप नहीं होगी। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। कई ऐसे स्टेट्स से जहाँ पहली बार बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डाले गए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ डाले गए, तो इनसे बहुत बड़ा परिवर्तन आया भारतीय अर्थव्यवस्था में। अगला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वेयर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी सेटअप द ह्यूज कैपिटल आउटले। जहाँ पे बड़े वृहत व्यवसाय की ज़रूरत थी और वहाँ पे काफ़ी वृहत मात्रा में पूंजी की भी ज़रूरत थी। हैड टू स्टेप इन टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जैसे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हुए, नेचुरल गैस प्लांट हुए, पेट्रोलियम हुआ, टेलीफोन इंडस्ट्रीज हुआ, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं पब्लिक सेक्टर के जिन्होंने लार्ज स्केल पे बहुत सारे ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करके हमारे इकोनॉमी को इम्प्रूव किया, हमारी इकोनॉमी को मजबूत बनाया। नेक्स्ट है चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। होता क्या था कि द पब्लिक सेक्टर एक्ट्स एज ए चेक ओवर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पे एक तरह का चेक लगा दिया गया, एक तरह का रोक लगा दिया गया। कुछ ही हाथों में बिजनेस जो थी थम सी गई थी, जिसके कारण मोनोपोली आ जाता था, एकाधिकार की बात हो जाती थी। तो इससे क्या होता था कि ज़्यादा सामान जो थे, जो भी गुड्स थे, जो भी हमारे सर्विसेज थे, वो ज़्यादा कॉस्टिंग के साथ लोगों को मिलते थे, लोग खरीदने को मजबूर होते थे। तो इन चीज़ों का कहीं ना कहीं दमन हुआ, इन चीज़ों का कहीं ना कहीं नाश हुआ, वो था पब्लिक सेक्टर कंपनीज के कारण। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। बाद में 1991 में जो सरकार की नई आर्थिक नीति आई, उनसे इन चीज़ों में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका और बहुत सारी चीज़ें बदली। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड देन टू 3। मतलब कि क्या हुआ कि पहले 17 ऐसे उद्योग थे, 17 ऐसे इंडस्ट्रीज थे जिसमें केवल पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिसमें केवल गवर्नमेंट कंपनी जो है वो
अपना उद्योग लगा सकती थी या वही निवेश कर सकती थी। ठीक है, जैसे सिविल एविएशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, माइनिंग हो गया, रेलवे हो गया, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद इनको घटा के 8 कर दिया गया। ठीक है, और अब फिलहाल 3 ही हैं। इन तीनों सेक्टर्स को छोड़ के बाकी के जो भी सेक्टर हैं उसमें पब्लिक सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं वो चाहे तो निवेश कर सकती हैं। और अभी अभी मैंने आपको कहा कि 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई उसके बाद फिर धीरे धीरे एलपीजी जो था बढ़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का असर ये हुआ कि कई विदेशी कंपनियां, कई बाहर की कंपनियां जो थी वो भी हमारे यहाँ निवेश करने लगी और इस तरह से हमारा व्यवसाय जो है काफ़ी बढ़ने लगा। ठीक है, बढ़ेंगे हम अपने अगले स्लाइड पर। यहाँ हम देख रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ ए सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार की हिस्सेदारी जो है, सरकारी हिस्सेदारी जो है, उनका जो योगदान है किसी भी इंडस्ट्रीज में उसको कम कर देना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि किसी भी सरकारी कंपनी की ये मूलभूत आवश्यकता है कि कम से कम उस कंपनी का 51% जो है शेयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों हो या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो या फिर पार्शियली दोनों के द्वारा उसको मेंटेन किया जाता हो। तो यहाँ क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व द सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक। मतलब कि शेयर जो हैं सरकारी कंपनियों के उन्हें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में और पब्लिक के हाथों में इशू किया जा सके। द एनकरेज वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ द जनरल पब्लिक एंड द वर्कर्स इन द ओनरशिप ऑफ दिस एंटरप्राइजेज, द गवर्नमेंट हैड टेकन अ डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड रिड्यूस इट्स इक्विटी इन ऑल अंडरटेकिंग्स। और इसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि उसके जितने भी अंडरटेकिंग्स थे वहां से वो धीरे धीरे अपने इक्विटी को रिड्यूस करेगी, अपने कैपिटल को रिड्यूस करेगी। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट This would lead to improving managerial performance and ensuring financial discipline। ऐसा माना जाने लगा कि इससे क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था को एक मैनेजरियल परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार होगा और हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी इस फील्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो करी जानी बाकी हैं, जिन्हें ज़रूरत है हमें इम्प्रूवमेंट की। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर। और इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे प्राइवेटाइजेशन के वो क्या थे, तो फर्स्ट है रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज लुक्ड अप इन नॉन स्ट्रेटेजी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज सो दैट दे मे बी यूटिलाइज ऑन अदर सोशल प्रायोरिटीज एरिया सच एज बेसिक हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड प्राइमरी एजुकेशन। तो ये जो कोर सेक्टर्स हैं जिनमें हेल्थ आता है, फैमिली वेलफेयर आता है, इन सारी चीज़ों में पब्लिक की भागीदारी, इन सारी चीज़ों में प्राइवेट कंपनीज की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए धीरे धीरे रिडक्शन किया गया उनके इक्विटी में। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देख लेंगे। बढ़ेंगे हम अपने आखिरी स्लाइड पे थे हम, और इस तरह से आज का ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। कुछ एक पॉइंट है जिन्हें हम और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद है आपका रिड्यूसिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक डेट्स एंड इंटरेस्ट बर्डन। मतलब कि जो ह्यूज अमाउंट होते थे पब्लिक डेट्स के, लोगों के कर्ज के, उनको कम करना और इंटरेस्ट के बर्डन को कम करना, इसके भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में, इनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में आता है। डिसइन्वेस्टमेंट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में आता है। और भी कई डिसइन्वेस्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है, आप इसे देख लेंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसे कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।